भारत में कृषि क्षेत्र अभी भी लाखों लोगों की आजीविका का प्राथमिक स्रोत है और इसलिए 2022-2023 तक किसानों की आय को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, कीमतों में सुधार और विविधता लाने के लिए कई विचारों को अपनाया गया है। ऐसा ही एक विचार था सुगंधित फसलों के नवाचार को बढ़ावा देना। सुगंधित फसलें भारतीय किसान की किस प्रकार मदद कर सकती हैं? इस क्षेत्र में किन वैज्ञानिक नवाचारों ने मदद की है? इसने हमारी अर्थव्यवस्था और निर्यात को कैसे आगे बढ़ाया है? क्या ये आत्मनिर्भरता हासिल करने की हमारी यात्रा का एक कदम है? खेती में काफी अनिश्चितता होती है। भारतीय किसान की मदद करने का एक तरीका यह है कि इस अनिश्चितता को कम करने और कमाई की क्षमता बढ़ाने के लिए ज्यादा मूल्य वाली फसलों को खेती में शामिल किया जाए। भारत में शुरू किया गया ऐसा ही एक प्रभावी आइडिया था अरोमा मिशन, जिसके तहत आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण सुगंधित फसलों जैसे कि पुदीना, वेटिवर, लेमन ग्रास, पचौली, लेवेंडर और रोजमेरी की खेती की जाती थी। CSIR के तत्वाधान में केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान यानी CSIR CMAP ने इसके विकास में विज्ञान से काफी मदद ली। सुगंधित पौधे ज्यादा प्रतिरोधी होते हैं, इनमें कीड़े कम लगते हैं और इनकी परफ्यूम, मसाला और स्वाद बढ़ाने वाले उद्योगों में बेहद मांग है। प्राकृतिक आसव तेलों का उपयोग करने की दिशा में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। इससे बने इत्र में हानिकारक रसायन नहीं होते जितने कि सिंथेटिक इत्र में होते हैं। इस फसल से अनाज और अन्य पारंपरिक फसलों की तुलना में किसान को प्रति एकड़ अधिक राजस्व प्राप्त होता है। इस मिशन का उद्देश्य उच्च मूल्य और ज्यादा मांग वाली सुगंधित फसलों की खेती के माध्यम से किसानों की आय में सालाना लगभग 30,000 से 60,000 रुपयों की वृद्धि करना है। सुगंधित तेल भी निर्यात का एक बड़ा स्रोत बन गया है। सुगंध क्षेत्र ने भारत में सालाना 10 से 11% की अनुमानित दर से प्रभावशाली वृद्धि दिखाई है। इस मिशन के तहत व्यावसायिक रूप से खेती की जाने वाली एक महत्वपूर्ण फसल लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास एक 12मासी पौधा है जो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कई उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थानीय रूप से पाई जाती है। भारत में लेमन ग्रास मुख्य रूप से पश्चिमी घाट यानी केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, असम और कर्नाटक के अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की निचली पहाड़ियों में उगाया जाता है। लेमन ग्रास कम पानी और पर्याप्त धूप में गर्म और आर्द्र जलवायु में उगता है। ये एक नकदी फसल के रूप में उभरा है क्योंकि इसमें कम मेहनत, कम समय और ज्यादा उपज का मिलना तय होता है। इसी वजह से भारत में बड़ी तादाद में किसान लेमन ग्रास की खेती अपना रहे हैं। इसकी खेती में प्रति एकड़ 8,000 से 10,000 रुपए का निवेश किया जाता है और बदले में 55,000 से 60,000 रुपए प्रति एकड़ तक मिलते हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सुगंधित फसलों की खेती और उनके प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और सुगंधित फसलों से प्राप्त तेलों की मार्केटिंग करके गांवों का सशक्तिकरण करना है। CSIR CMAP की बेंगलुरु शाखा के वैज्ञानिक क्षेत्र में किसानों के साथ लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। यहाँ उनकी टीम का उद्देश्य लेमन ग्रास की नई, बेहतर, उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करना था, जो कम समय में विकसित और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती थीं। सबसे पहले जनक जर्मप्लाज्म, जो जीवित ऊतक होते हैं और आनुवांशिक सामग्री वहन करते हैं, का चयन किया जाता है। इस मामले में एक में उच्च तेल सामग्री और एक में जलवायु प्रतिरोध के साथ सामान्य तेल सामग्री होती है। फिर उनका संकरण कराया जाता है। सामान्य संकरण के बाद एक पीढ़ी के लिए बीजों को एकत्र किया जाता है। क्षेत्रीय परिस्थितियों के हिसाब से एकत्रित बीजों का फिर से मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के बाद उच्च तेल वाले पौधों की एक लाइन का चयन किया जाता है। यदि चयन की गई लाइनों में वांछित मात्रा नहीं है तो बढ़ी हुई तेल वाली लाइनों के साथ कुछ को एक और संकरण के लिए चुना जाता है।
वांछित परिणाम मिलने तक ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। इससे अधिक उपज वाली बीजों की किस्म मिलती है। इसके बाद चयनित लाइनों का मूल्यांकन भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 3 से 4 वर्षों के लिए किया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया से यहाँ के वैज्ञानिकों ने लेमन ग्रास की 4 प्रमुख किस्में विकसित की हैं, जिनसे कई वर्षों में तेल की पैदावार 0.4 से 1.8% तक बढ़ी है। कावेरी पहली विकसित किस्म थी, जिसमें 0.4% तेल की पैदावार थी। कृष्ण बाद में विकसित हुई थी और जल्द ही किसानों में लोकप्रिय हो गई। इसमें 0.8 से 1% तेल की पैदावार होती है। सिम शिखर एक नई प्रजाति है। इसमें 1.8% ज्यादा तेल पैदा होता है। सिम अटल प्रजाति में 1.6 से 1.8% तेल की उपज मिलती है। सीमैप बैंगलोर किसानों के सुगंधित फसलों में सुधार के लिए नई विकसित फसलों और तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इस केंद्र में विकसित की गई कोई भी किस्म विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छी तरह से विज्ञापित की जाती है और साथ ही हम बड़े पैमाने पर मीडिया का उपयोग करते हैं और हम गांवों में किसानों तक पहुंचते हैं और विभिन्न जागरूकता शिविर करते हैं। इस तरह हम नई किस्म को किसानों तक पहुँचाने के लिए सभी प्रकार की मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। किसान फसल की कटाई कैसे करते हैं और तेल निकालने के लिए कैसे संसाधित करते हैं? लेमन ग्रास के पौधे 12 मासी होते हैं और इनका जीवन काल 6 से 8 वर्ष होता है। पहली कटाई रोपण के बाद लगभग 3 महीने में और बाद में 45 से 60 दिनों के अंतराल पर की जाती है। कटी हुई पत्तियों को उनके तेल या गुणवत्ता पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के 3 दिनों के लिए छाया में रखा जाता है। फिर उन्हें आसवन से पहले छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। लेमन ग्रास का तेल अपने पत्तों और फूलों से निकलता है। इस प्रक्रिया में बाहरी बॉयलर में उत्पन्न भाप को एक चेंबर में भेजा जाता है। लेमन ग्रास को पानी सहित ऊपर स्थित भट्टी में डाला जाता है। भाप के किसी भी रिसाव से बचने के लिए बॉयलर को कसकर सील कर दिया जाता है। बॉयलर को नीचे से गर्म किया जाता है। इसका पानी उबलने के बाद लेमन ग्रास का तेल वाष्पित होकर आसवन चेंबर में जाता है। यहाँ लेमन ग्रास का पानी में मिला तेल भाप से तरल में बदलता है। एक बर्तन में तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे रह जाता है। बचा हुआ अपशिष्ट पानी आउटलेट वाल्व के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और तेल अलग से निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में हालांकि शुरुआती लागत ज्यादा है, पर यह ज्यादा अच्छी है और इससे मिलने वाले तेल की गुणवत्ता भी बेहतर है। लेमन ग्रास का उपयोग चिकित्सा और खाने पकाने के लिए किया जाता है। इसमें सिट्रल और जिरेनियल यौगिक होते हैं, जिनमें औषधीय गुण होते हैं। इसलिए इसके तेल को दर्द और सूजन से राहत देने, बुखार को कम करने, रक्त में शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार करने और एंटीऑक्सीडेंट गुणों को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। सिट्रल में सुहानी खुशबू होती है, जिसकी वजह से तेल का उपयोग हर्बल उत्पाद, डिटर्जेंट, सुगंधित साबुन और कीट निरोधक बनाने में किया जाता है। इस लेमन ग्रास से निकलने वाला तेल सिट्रल में समृद्ध होता है, जो कि महज जिरेनियल और नेरल का संयोजन है, जो कि कार्बनिक यौगिक है। उनके इस तेलीय मान के अलावा अल्फा और बीटा आयोनोन को प्राप्त करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अल्फा आयोनोन स्वाद और सुगंध उद्योग में उपयोग किया जाता है, जबकि बीटा आयोनोन विटामिन ए तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस समय भारत लेमन ग्रास का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके उत्पादन का लगभग 80% निर्यात किया जा रहा है। इस आसव तेल का पारंपरिक रूप से पश्चिम यूरोप, अमेरिका और जापान को निर्यात किया जा रहा है। पहले आसव तेलों को विभिन्न देशों से आयात किया जाता था। अरोमा मिशन के तहत सुगंधित फसलों के क्षेत्र में विस्तार किया जाता है। अब कम से कम लेमन ग्रास और पामारोसा तेल के क्षेत्र में भारत निर्यात करने में अग्रणी हो गया है और भारतीय बाजार आत्मनिर्भर बन गया है। इंडियन मार्केट हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट। विज्ञान ने ज्ञान और विशेषज्ञता में हमारी सीमाओं को विस्तार दिया है, जिससे भारतीय किसानों को उनकी आय और सुरक्षा की भावना को बढ़ाने में मदद मिलती है। अन्य सुगंधित पौधों और अन्य किसानों के लिए कौन से नए वैज्ञानिक नवाचार हुए हैं?
एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए जिरेनियम की गहन और विस्तृत जानकारी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। हमने देखा कि लेमन ग्रास जैसे सुगंधित पौधे भारतीय किसान के लिए किस प्रकार मददगार बन रहे हैं, लेकिन एक अन्य सुगंधित फसल जिरेनियम की खेती भी किसानों को लाभ पहुंचा रही है। ये पौधा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जहां से इसे भारत लाया गया था। गुलाब की जैसी खुशबू वाले जिरेनियम से कई प्रकार के इत्र और तेल बनाए जाते हैं। इसमें जिरेनियल होता है, जो कि गुलाब के तेल का प्राथमिक घटक है, इसलिए जिरेनियम गुलाब जैसे खुशबू देता है। तेल में सिट्रोनेलोल जैसे रसायन होते हैं, जो इसे एंटीऑक्सीडेंट, जलन रोधी और जीवाणु रोधी बनाते हैं। लखनऊ में CSIR सीमैप के वैज्ञानिक जिरेनियम के लिए खेती के तौर तरीकों में सुधार करने पर काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र के कई किसान अब मेथा की बजाय जिरेनियम की खेती करने लगे हैं। जिरेनियम की खेती बीज से नहीं बल्कि कलम द्वारा की जाती है, और ये कलम मौसम, बारिश और तापमान में उतार चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। जिरेनियम के पौधों की कटाई हर 3-4 महीने में की जा सकती है, लेकिन इसकी पौध को किसान के लिए पूरे साल भर उपलब्ध कराने की जरूरत है। इसकी खेती करने का आदर्श समय नवंबर से जून तक है, पर बारिश और अन्य जलवायु कारकों के कारण यह पौधा पूरे साल खेती के लिए उपलब्ध रहता है। इसलिए इसकी पौध को संरक्षित करने के लिए वातानुकूलित कांच के घरों का उपयोग किया जाता है। ये एक महंगा विकल्प है। इससे प्रति हेक्टेयर खेती की लागत 1 से 1.5 लाख बढ़ जाती है। इस संस्थान के वैज्ञानिक लंबे समय से इस समस्या पर शोध कर रहे थे। अंत में उन्होंने एक पॉली हाउस के रूप में एक सुरक्षात्मक शेड तकनीक से इसका हल निकाला। 50-60 वर्ग मीटर का पॉली हाउस 8-10 हजार रुपए की लागत से किसी भी खेत में स्थापित किया जा सकता है। तो काम करने के आधार पे जो ये तकनीकी है, इसमें हमने 3 बातों का ध्यान दिया, जिसमें एक है पौध सामग्री लगाने का समय, दूसरा है उसको बरसात से बचाने की प्रक्रिया, और तीसरा है इसमें मृदा कैसी होनी चाहिए जिसमें ये पौधे बचाए जाएं। इस शेड का निर्माण 200 माइक्रोन पॉलीथीन को छत के रूप में कवर करके उपयोग किया गया है। इसे लगाने का मकसद है अतिरिक्त पानी इसके अंदर न जा सके। पॉलीथीन पौध को तूफान और हवाओं से बचाता है। इसके अलावा एक एंटी बर्ड नेट का उपयोग भी अतिरिक्त रूप से किया जाता है ताकि इसका कवर फट न सके। इस अर्ध सुरक्षात्मक शेड से पौध को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है। ये इन्हें बारिश से भी बचाता है। बाहर के मुकाबले शेड में नमी कम रहती है। वातानुकूलित ग्लास हाउस से निकलकर पौध को 15 दिनों के लिए शेड में रखा जाता है। अगर इसे सीधे खेत में भेजा जाएगा तो ये मर जाएगा। नई तकनीक इस एक प्रक्रिया को कम करती है। नई तकनीक में इसे सीधे खेतों में भेजा जा सकता है। तो इसमें कोई भी आधुनिक तकनीकी का किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया है। सिंपल जो है एक पॉलीथीन है और कवर है, और जो किसान के लिए आसानी से लोकल मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। इस अर्ध सुरक्षात्मक शेड से लागत भी कम होती है। इससे पहले प्रत्येक पौध की लागत 35 रुपए थी, जो अब घटकर 2 रुपए प्रति पौध हो गई है, और इससे किसानों का मुनाफा भी काफी बढ़ा है। हम जब मेंथा की खेती करते थे तो हमें इतनी प्रॉफिट नहीं हो पाती थी, लेकिन जब से हमने जेरेनियम की खेती की है तब से जो है हमारे घर जो कच्चे थे वो जो है पक्के हो गए हैं, और हमारे बच्चे जो है अच्छी
स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, इससे जो है ज़्यादा लाभ हुआ है। ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अधिक से अधिक मात्रा में इसकी खेती करें और इससे जो है आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नमक और पानी के आधार पर किस्मों के चयन इंडस्ट्री के साथ में एक तो पहले हम हमेशा टच में रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे ऑयल्स हैं जिनको आप बाहर से मंगाते हैं, और उसके बाद हम फार्मर्स को ये कहते हैं कि वो उनको जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है वो वाले जो ऐसे इसेंशियल वाले पौधे हैं उनको यहाँ पे ग्रो करना चालू करें। अरोमा सेक्टर ने भारत में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। इसने भारत की छवि को कच्चे माल के निर्माता से प्रभावकारी व गुणवत्ता वाले तैयार और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यातक में बदलने में भी मदद की है। भारत ने आसव तेल बाजार में अपना एक वैश्विक प्रभाव डाला है। जहां हम पहले आसव तेलों के आयात के लिए विदेशी कंपनियों पर भरोसा कर रहे थे, वहीं इस तकनीक के साथ हम आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। सीमैप का जो एक मोटो है कि हम भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाएं, किसानों के साथ में लग के किसानों की जो आय है उसको हम दोगुने से ज़्यादा करें, और ये काम हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है। ब्रेक के बाद हम इत्र यानी एक ऐतिहासिक खुशबू की जानकारी देंगे। ये कहां बनाया गया, इसकी सुगंध के पीछे का विज्ञान क्या है, और ये हमारी आत्मनिर्भरता यात्रा में क्या मायने रखता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। भारत में सुगंधित तेलों का इतिहास और संस्कृति रही है। यह संस्कृति आधुनिक समय में सही मायनों में इत्र उद्योग है। वर्तमान भारतीय इत्र उद्योग का अनुमानित बाजार 2000 करोड़ रुपए है, जिसके 2024 तक 50% बढ़ने का अनुमान है। इस उद्योग में ज्यादातर इत्र सिंथेटिक है, जिसका अर्थ है कि यह कृत्रिम रूप से विभिन्न रसायनों के साथ बनाया जाता है। प्राकृतिक इत्र का एक उभरता हुआ बाजार है और इनसे शायद ही कभी एलर्जी या त्वचा की समस्याएं होती हैं, और ये पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल होते हैं। इत्र सुगंधित तेल का शुद्ध रूप है। इसे विशेष रूप से भारत में बनाया जाता है। इत्र मूल रूप से विभिन्न फूलों की पंखुड़ियों, पेड़ों की पत्तियों, मिट्टी और हिना आदि जैसे प्राकृतिक स्रोतों से निकाली गई सुगंध का शुद्ध रूप है। दिलचस्प बात यह है कि पुराने भारतीय महाकाव्यों में इस सुगंध का उल्लेख है। आज भारत के उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर कन्नौज इस खास सुगंधित तेल को बनाने का केंद्र है। खुदाई में प्राचीन सिंधु घाटी की सभ्यता में
इत्र बनाने का तंत्र पाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये सुगंध लगभग 5000 साल पुरानी है। उस समय इत्र का केवल एक ही प्रयोग था कि सब पर्सनल यूज में इसको यूज करते थे और आयुर्वेदिक दवाई में इसका प्रयोग होता था। कई बीमारियों का ठीक करने में इत्र का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज इसका औद्योगिकरण हो गया है। तो आखिर ये कैसे बनाया जाता है, इसे देखने के लिए हम कन्नौज में प्रगति अरोमा ऑयल डिस्टिलर्स प्राइवेट लिमिटेड का दौरा करते हैं, जो पिछले 80 वर्षों से इत्र बना रही है। आइए आसवन और संघनन की प्रक्रिया के द्वारा इत्र बनाने की जानकारी लेते हैं। फूलों की पंखुड़ियों को पहले विशाल तांबे के बर्तन में डाला जाता है, फिर इस बर्तन में पानी डाला जाता है और मिश्रण को मिलाया जाता है। फिर इसे मिट्टी से बने पेस्ट का उपयोग करके सील कर दिया जाता है। इस सील से बर्तन अच्छी तरह बंद हो जाता है ताकि बर्तन से भाप बाहर न निकले। एक छोटा बर्तन जिसमें बेस तेल होता है और वो बांस के पाइप से मुख्य बर्तन से जुड़ा होता है। इस मिश्रण को कई घंटों तक लकड़ी की मदद से गर्म किया जाता है। बर्तन से जो सुगंध निकलती है वो बांस के पाइप से बहती हुई बेस ऑयल में मिल जाती है। बांस का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि भाप बांस के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती और बहकर बेस ऑयल में आसानी से मिल जाती है। आमतौर पर बेस ऑयल के रूप में चंदन के तेल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि चंदन फूलों की पंखुड़ियों की खुशबू को अवशोषित कर सकता है। जिन छोटे बर्तनों में सुगंध इकट्ठा की जाती है उन्हें पानी में रखा जाता है ताकि बर्तन के अंदर वाली भाप संघनित होकर पानी में बदल जाए। इस प्रकार छोटे तांबे के बर्तनों में चंदन के तेल में फूलों की सुगंध मिल जाती है। लगभग 4 से 5 घंटे बाद इन बर्तनों को पानी से बाहर निकाला जाता है और एक ठंडे स्थान पर रखा जाता है। अतिरिक्त पानी जो तल में जमा हो जाता है उसे समय समय पर सुगंधित तरल हासिल करने के लिए निकाला जाता है। फिर बड़े बड़े तांबे के बर्तनों में जमा मिश्रण को खाली कर दिया जाता है और ट्रॉलियों में डाला जाता है। इस मिश्रण का उपयोग अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। पर्याप्त धूप पाने और अत्यधिक धुआं और गर्मी को निकालने के लिए छत में छोटी छोटी खिड़कियां बनाई गई हैं। ठंडा होने के बाद इन छोटे बर्तनों में सुगंधित तरल जमा हो जाता है, जिन्हें फिर से पानी में डाल दिया जाता है और बड़े तांबे के बर्तनों से जोड़ा जाता है, जिनमें ताजे फूलों की पंखुड़ियों को डाला जाता है और गर्म किया जाता है। लगभग 40 से 50 दिनों के लिए इस प्रक्रिया को रोज दोहराया जाता है ताकि शुद्ध इत्र बनाने के लिए बर्तन में सुगंध जमा होती रहे। इस सुगंध को तांबे के बर्तन में धूप में 15 से 20 दिनों के लिए रखा जाता है ताकि इत्र में मौजूद पानी अपने आप वायुमंडल में वाष्पित हो जाए। इसके बाद इन बर्तनों में रह जाता है सबसे प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीके से निकाला गया शुद्ध इत्र। कन्नौज का सुगंध एवं सुरस विज्ञान केंद्र एक नोडल केंद्र है जो विभिन्न प्रकार के इत्र और अन्य आसव तेलों के अनुसंधान और विनिर्माण उद्योग के बीच एक पुल का काम करता है। इस केंद्र में बेस ऑयल और विभिन्न प्रकार के इत्र की गुणवत्ता परीक्षण वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इस संस्थान ने इत्र उद्योग को भौगोलिक पहचान दिलाने में मदद की है। कन्नौज is the only town apart from Grasse in France. फ्रांस के ग्रास के बाद कन्नौज एकमात्र शहर है जिनकी बहुसंख्यक आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इत्र बनाने में लगी हुई है। हमने कन्नौज के इस उद्योग को भौगोलिक पहचान दिलाने में मदद की है। इसके अलावा हम कन्नौज के लोगों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं। For the people of Kannauj. स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इत्र का बाजार बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी मार्केट है, डोमेस्टिक भी बहुत बड़ी मार्केट है, इंटरनेशनल भी बहुत बड़ी मार्केट है। आज पब्लिक ये सोचती कि ये केमिकल से हटके हमको कोई नेचुरल चीज मिले। धीरे धीरे इसकी बिक्री बढ़ रही है। यूएस यूरोप में इसको बहुत पसंद किया जा रहा, गल्फ में बहुत पसंद किया जा रहा, और हम समझते आने वाले समय में सिंथेटिक परफ्यूम का प्रयोग कम होगा, ये नेचुरल परफ्यूम का प्रयोग ज्यादा होगा।
इत्र को 71 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। 2020-2021 में भारत ने 20 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के इत्र का निर्यात किया है। भारत कभी सोने की चिड़िया थी और हम उसी को पुनर्जीवित कर रहे हैं। भारत में कई तरह के भौगोलिक क्षेत्र हैं, बहुत सी विविध जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जहां हम देश की बहुत सारी प्राकृतिक सामग्री को आबादी की ताकत से उत्पादन में बदल सकते हैं। इसीलिए यदि जनसंख्या की शक्ति और प्राकृतिक वनस्पतियों का सही उपयोग किया जाए तो हम इस नजरिए से निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया है, भारत आगे बढ़ेगा और एक दिन हम भारत की यह सुगंध दुनिया भर में पहुंचाएंगे। फूल और उससे सुगंध, कितनी सरल सोच है, लेकिन प्रभावी ढंग से इसका इस्तेमाल खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकता है और दुनिया को इसका निर्यात किया जा सकता है। ये एक ऐसा सरल तरीका है जिसमें विज्ञान, जिज्ञासाएं और सोच हमारी यात्रा को आत्मनिर्भरता के पथ पर और आगे ले जा सकती हैं।